अगर आपको चोट लग जाती है ना तो आप मालिश करें या टिकोर करें। हमारी बॉडी फौरी तौर पे एक रिस्पॉन्ड करती है और वहाँ पे खून की नालियाँ खुल जाती हैं, उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है। उसके ऊपर अगर आप गर्म टकोर करेंगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी। ठीक बैठी होती थी, रो रही होती थी, रोते रोते बेहोश हो जाती थी। सब उनको उठाते थे, पानी पिलाते थे, फिर से बेहोश हो जाती। कभी भी पानी ना पिलाएं उसको, दैट कैन गो टू हिज लंग्स। मेडिसिन की तरफ कम जाते हैं और हम दम दरूद वाली साइड पे चले जाते अगर हम 2 ग्रुप्स बना लें 10-10 मरीजों के, एक ग्रुप को हम असल वाली दवाई दें और दूसरे को कैप्सूल्स के अंदर पाउडर या आटा डाल के दे दें, उसको यही बताएं कि तुमको भी असल दवाई मिल रही है, 50% वो मरीज भी ठीक हो जाते हैं। लेफ्ट साइड का फालिज है तो वो ज्यादा डेंजरस है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो 7वीं नर्व होती है, कान के अंदर से जब गुजर के चेहरे पे आ रही होती है, स्वेल होती है या उस पर कंप्रेशन आती है। अच्छा, इसमें फिर आंख और चेहरा एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। आमतौर पर अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज को लेके या उसकी दवाई को लेके बहुत सारी हम बातें सुनते हैं अपने बड़ों से। जैसे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को चोट लग जाए तो आधे लोग हमारे घर के कह रहे होते हैं कि जी इसकी मालिश कर दें ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होते हैं इसको टिकोर कर दो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हम इस टिकोर और मालिश के पीछे की लॉजिक को जानते हैं कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये इंसान ठीक हो सकता है? लकवा हो जाए खुदा ना खास्ता किसी को तो खानदान में से किसी का फोन लाजमी आ जाता है कि जी इसको जंगली कबूतर खिलाएं, बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हम इन सारी चीजों के पीछे की हकीकत जानते हैं कि क्या ये मिथ है या रियलिटी है? तो आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर खालिद जमील बिग बी से हम जानेंगे कि इन सब के पीछे की क्या हकीकत है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें। डॉक्टर खालिद जमील साहब, अब जो हम बात करने लगे हैं ना वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ज़्यादा हमारे घरों में चलता है लेकिन हमें नहीं पता हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मिथ्स इन मेडिसिन, इस पे बात करेंगे। तो जैसे कुछ मिथ्स बनी होती हैं कि अगर आपको चोट लग जाती है ना तो आप मालिश करें या टिकोर करें। तो मुझे बताएं इसके पीछे की क्या लॉजिक है, मालिश करनी चाहिए या टिकोर करनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ सदियों से ये तरीका चला आ रहा है और ख़ास तौर पे हमारे दही इलाकों में और अब तो खैर आम शहरी इलाकों में भी, जब भी कहीं पे मोच आ जाए या कहीं पे चोट लग जाए तो फौरी तौर पे क्या करते हैं कि वहाँ पे गरम टकोर करते हैं। दही इलाकों में तो मैंने देखा है कि ईंट को गर्म करके तो उस जगह पे लगाते हैं, गर्म बोतल पानी की लगाते हैं। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में क्रीम्स आती हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, उनको मला जाता है ऊपर। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, फिर तेल की मालिश की जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस विच बिल्कुल इज़ अ ऐसा। वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ओह। यानी हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अब इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब कहीं पे कोई मोच आ जाए या कोई चोट लग जाए तो हमारी बॉडी फौरी तौर पे एक रिस्पॉन्ड करती है और वहाँ पे एक किस्म की मदद के तौर पे खून की नालियाँ खुल जाती हैं और उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है। आपने देखा है ना कि अक्सर जब वो जगह स्वॉलन बिल्कुल हो ऐसा जाती है। है। अब जब वो जगह स्वॉलन हो जाती है तो उसके ऊपर अगर आप गर्म टकोर करेंगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाएगी। वो ज़रूरत से ज़्यादा जगह जो है वक्ती तौर पे, चूँकि सेंसरी जो परसेप्शन है ब्रेन में वो कम हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे आराम आ रहा है, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इसलिए जब भी याद रखें कि कभी किसी जगह पे मोच आ जाए तो एक लफ्ज़ याद रखें, हम उसे कहते हैं राइस, RICE। ठीक है। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, ठीक है। कि उस जगह को रेस्ट दें। मतलब अगर पाँव में मोच आई है तो कोशिश करें कि लेट जाएं, बैठ जाएं, फिर चलें ना जब तक दर्द हो रही है, तो रेस्ट दें, नंबर 1। नंबर 2, आई का मतलब है आइसिंग। ठीक है। आप बर्फ़ लें, बर्फ़ वाला पानी लें। आजकल आपको पता है कोल्ड स्पॉन्जेस मिल जाते हैं बिल्कुल ऐसा। और कोल्ड पैक्स मिल जाते हैं जो फ्रीज़र में होने चाहिए। उन्हें फौरी तौर पे लेके 2-3 मिनट के लिए, फिर वक्फा दे के 3-4 मिनट के लिए आप 5-6 दफ़ा आइसिंग करें इसको आप। आइसिंग करने के बाद RI हो गया। C का मतलब है कंप्रेशन, ठीक है। कि ऊपर आप घर में, ये हर घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए जिसमें गर्म पट्टी या स्ट्रेचेबल पट्टी, जो क्रेप बैंडेज कहते हैं, जी जी। वो होनी चाहिए।
तो आप उस जगह को जब दबा देंगे ना किसी पट्टी से, तो स्वेलिंग बढ़ेगी नहीं। अच्छा, तो इसलिए RIC कॉम्प्रेशन कर दिया। लेकिन इसमें ये भी तो कहते हैं कि आप उसे बहुत ज्यादा टाइट ना बांधें। नहीं, टाइट ना बांधें, लेकिन ठीक आप है, उसको बांधें। ठीक है। और चौथी चीज़ फिर आपने करनी है RICE की एलिवेशन, कि अगर पाँव है तो अगर आप लेट रहे हैं तो पाँव के नीचे 2 तकिए रख दें। अगर आप बाजू है तो बाजू को आप स्लिंग बांध के ऊपर कर लें। तो इसलिए आप याद रखें कि जब भी कोई मोच या कोई चोट या कोई इस किस्म की चीज़ आए, गरम टकोर नहीं करनी, बर्फ़ की टकोर करनी है, उस जगह को रेस्ट देना है, उसको बांधना है और एलिवेट करना है। और एक छोटा सा साथ फार्मूला भी आपको बता दूं कि एक बाज़ औक़ात अगर फ्रेश चोट ना हो और आपको कहीं पे दर्द महसूस हो रही हो, क्योंकि बहुत से लोग हमें ये भी कहते हैं कि नहीं, हम जब गर्म टकोर करते हैं तो हमें बड़ा दर्द को रिलीफ मिल हाँ, जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो उसका एक तरीका ये है कि अगेन मैं ज़ोर दे रहा हूँ, क्रॉनिक कोई तकलीफ़ हो, जैसे घुटनों के मरीज़ हैं, पुराने स्वेलिंग नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने हाथ से उसको टच करें। अगर जिस्म का वो हिस्सा आपको गर्म लग रहा है तो देन यू शुड डू आइस मसाज। और अगर वो हिस्सा आपको नॉर्मल लग रहा है, ये ठंडा लग रहा है, तो फिर अगर क्रॉनिक केसेस में, एक्यूट में नहीं, आप गर्म टकोर करके आपको सुकून मिलता है तो आप कर सकते हैं, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के लिए बिल्कुल जिनको ठीक है। चोट नहीं लगी लेकिन दर्द हो रही होता है। है। ऐसा होता है हमारे घर में भी। इवन ऐसा होता है कि मामा ने क्या किया हुआ है, एक इतनी सी वो थैली बनाई हुई है, ठीक है, उसके अंदर चावल डाल दिए और उसको ऊपर से सी दिया है। अब ये होता है कि अगर रात में कभी वो नहीं सो पा रही, उनकी टांगों में, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी टांगों में अगर कभी दर्द होता है या कोई सीन होता है तो वो थैली ओवन में गर्म कर लेती हैं। वो जब काफ़ी गर्म होती है ना तो वो अपने क्विल्ट में रख लेती हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो उनका बेड भी गर्म हो जाता है, ठीक है, उन्हें वो सर्दी वाला एलिमेंट भी उनका ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उनकी अगर टांगों में दर्द हो रहा होता है या कोई चीज़ हो रही होती है तो उन्हें उससे भी रिलीफ मिलता है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। ये कर सकते हैं, लेकिन जब एक्यूट चीज़ हो ना, मतलब एक्यूट का मतलब है कि जैसे फौरी तौर पे मोच आ गई या फौरी तौर पे कोई जगह पे स्वेलिंग हो गई या घुटनों में या कहीं पे आप बैठे और एकदम आप खड़े हुए और घुटनों में बहुत शदीद तकलीफ हो गई, वहाँ पे हमेशा आइस मसाज करना चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी मिथ की तरफ आते हैं। एक मिथ और ये है कि कोई बीमारी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गया, लेट्स सपोज मेरे कान, वो जो कान पेड़ा जिसे बोलते हैं, वो निकल आता है, तो हम मेडिसिन की तरफ कम जाते हैं और हम दम दरूद वाली साइड पे चले जाते हैं। दम करा लो ठीक हो जाएगा, सर में दर्द है दम करा लो, बेशक वो माइग्रेन की पीक पे हो, हम कह रहे होते हैं दम करा लो ठीक हो जाएगा। तो मुझे बताएं ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसको फॉलो करना चाहिए? आई थिंक इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी मिसाल आपको मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ मेडिकल जो किताबें हैं या जो मेडिकल नॉलेज है उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मतलब है कि एक शख्स जिसको कोई बीमारी हो तो ज़ाहिर उसको हम दवाई देंगे। अगर हम 2 ग्रुप्स बना लें 10-10 मरीज़ों के और एक ग्रुप को हम असल वाली दवाई दें और दूसरे को कैप्सूल्स के अंदर पाउडर या आटा डाल के दे दें, लेकिन उसको यही बताएं कि तुमको भी असल दवाई मिल रही है, तो जिसको हमने आटा कैप्सूल में डाल के दिया है 50% वो मरीज भी ठीक हो जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा जो मरीज़ ठीक होते हैं वो दवाई की वजह से नहीं होते, बल्कि इस यकीन की वजह से ठीक होते हैं कि मैं सही किस्म की दवाई खा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो ठीक हो जाते हैं। अब इस यकीन को लेके आप चले जाएं, हमारे यहाँ बड़े मशहूर हैं, कोई शुफ शुफ करता है और कोई इस किस्म के भी लोग हैं, और वहाँ जाते हैं और लोगों को, कईयों को फ़र्क पड़ता भी है, और फ़र्क उन्हीं को पड़ता है कि जिनको साइकोलॉजिकली ख़ास तौर पे ये जाके यकीन होता है कि ये बाबा जी हैं, ये कोई फूंक मारेंगे या कोई दम करेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो बस वहाँ पे जाते हैं और वो हो जाता कोई है। कईयों को फ़र्क पड़ जाता है, कईयों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि अल्लाह के कलाम के अंदर तो बहुत शफा है, बेशक। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जिक्र कर रही थी सूरह रहमान का, बिल्कुल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रूहानी सेहत को मजबूत करती हैं,
और जब रूहानी सेहत मजबूत होती है तो हमारी जिस्मानी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। बेशक बेशक। मुझे याद है, मौका है तो मैं बात कर भी देता हूँ कि ये सूरह रहमान को जो ज़्यादा प्रमोट या लाइमलाइट में लेकर आए थे वो पीर काकी हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे। पीर काकी जो थे, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। माशाल्लाह। उस ज़माने में बहुत से लोग अब जो उनके मुतालिक बात करते हैं उनके साथ थे। तो हमने एक न्यूरोसर्जन्स की कॉन्फ्रेंस करवानी थी 1999 में। पूरी दुनिया से न्यूरोसर्जन्स आए थे और ये पीसी होटल में हमने कराई। तो पीर काकी से मेरी मुलाकात हुई। उनका पूरा नाम मुझे अच्छा भी नहीं लगता था लेते हुए लेकिन ये कि वो पीर काकी ताकि मैं रखता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं निगत चौधरी जो है उसकी परफॉर्मेंस कराऊंगा और जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको आप वहाँ पे बिठा दीजिएगा और इंटरनेशनल लोग आए हुए होंगे, वो देखेंगे और फिर उन पेशेंट्स को आप री एग्जामिन करवाना कि आया उनको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और ही टॉक्ड अबाउट अ रिदम, तो वो हमने किया ऐसे ही। और उसके बाद जब उन पेशेंट्स को री एग्जामिन किया तो जो भी क्राइटेरिया था उनके एग्जामिनेशन का, इंटरनेशनली उनको लगा कि बड़ा फ़र्क पड़ा है। एंड द पेशेंट्स, you know, some of them they cried, some of them, you know, but उनका कथारसिस हुआ। तो वहाँ से हमारी वाक़फ़ियत शुरू हुई। तो फिर मैंने अपने तौर पे भी रिसर्च की। तो सूरह रहमान जो है ये तो अल्लाह ताला का कलाम है। सूरह रहमान के अंदर जो म्यूज़िक है उसकी एक अपनी रिदम है और वो जो रिदम है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज करती है और रूहानी तौर पे आपको मजबूत करती है। और अगर आपको सुनते हैं, और अभी तो आपको पता है ये जापान के अंदर लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट आया था कि जो पानी है उसकी उन्होंने MRIs करके देखा कि पानी को एक आवाज़ दी, अच्छी आवाज़, तो उस पानी के जो MRI पे क्रिस्टल बने वो बड़े खूबसूरत बने। और जब उस पानी पे बुरी आवाज़ दी तो बुरे क्रिस्टल बने। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा जब सूरह रहमान को पढ़ के उसके उन्होंने MRIs किए तो इतने खूबसूरत पैटर्न बने। और हमारी जो बॉडी है इसमें 70% से ज़्यादा पानी होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें अगर आप यकीन करते हो और अल्लाह के कलाम के अंदर तो ताकत होती है तो फिर आपको इससे फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरे पेशेंट्स आते हैं ना कि जी डॉक्टर साहब दवाई तो हम खाते रहेंगे साथ में ये भी, तो मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल ये भी आप कर लो। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। तो नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं, मछली के बाद दूध ना पिएं। ये बड़ा कॉमन सा मिथ है हमारे यहाँ। ऐसा ही है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ और मैं आदतन मच्छी के बाद दूध ज़रूर पीता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ हाँ, मैं इसी तरह सबको कहता हूँ कि अगर तो ऐसा सच होता तो बंगाली जो हैं वो तो खाते ही मच्छी हैं और बाद में दूध पीते हैं, तो उनको तो सबको स्किन का वो चंबल की बीमारी हुई होती। ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ बनी हुई है। अच्छा, कईयों ने ये मशहूर किया है कि नहीं ये ख़ास किस्म की मछली होती है। बिल्कुल ऐसा है। अब वो ख़ास की पता नहीं कहाँ होती है। सो नोबडी नोज। छोटे थे तो अगर कोई इस तरह की वो जो होता है ना, वो फुलवेरी बोलते हैं जिसके वाइट ज़्यादा हो जाता है, तो वो कोई वहाँ से इंसान गुजरता था तो कहते थे इसने मछली के बाद ना दूध पिया, ये देख लो उसकी स्किन का ये हाल हो जाएगा। नहीं, आई थिंक दैट्स अ मिथ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा कोई सीन है मछली के बाद दूध पी सकते हैं। आप दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और सर वैसे ये मिथ बनी कैसे, मतलब क्या होता है मछली के बाद दूध पीने से, क्यों स्किन की डिजीज हो जाएगी? देखिए, मिथ जितनी भी बनती है ना दुनिया में, वो उनके अंदर कोइंसिडेंसेस एंड एक्सेजरेशंस, ये दो चीज़ें होती हैं। मतलब किसी एक शख्स ने कभी मछली खाई और उसके बाद उसने दूध पिया तो उसको स्किन की कोई किसी वजह से फुलबेरी या कोई ऐसी बीमारी हो गई, और फिर इत्तेफाक से कोइंसिडेंस हुआ कि किसी और के साथ भी किसी दूसरे गांव में या शहर में हुआ, और फिर जब वो आपस में मिले तो उन्होंने इस चीज़ को एग्जेजरेट करके सुना दिया
तो मिथ्स इसी तरह सारी दुनिया में बनती हैं। मिथ्स का मतलब ये होता है कि ये रियलिटी नहीं है। ठीक है जी, तरबूज के बाद पानी नहीं पीना आपने। अब देखिए, तरबूज में मोर देन 95% पानी होता है, तो पानी के बाद पानी क्यों नहीं पीना? हैजा हो जाएगा। हैजा हो जाएगा। हैजा तो तब होगा जब हैजे के जरासीम आपके पेट में जाएंगे। और हैजा हमेशा होता है कि जब आप ये जो कच्ची सब्जियां होती हैं या बाहर का खाना होता है या जो रेहड़ियों पे चीज़ें फ़रोख्त हो रही होती हैं, वहाँ पे जो हैजे के जरासीम होते हैं, जब तक आप उनको खाते नहीं हैं या आपके पेट में नहीं जाते तो हैजा नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये बनाया हुआ है कि नहीं, जब भी आप, फिर इसी तरह लस्सी का भी है कि एक तो पानी नहीं पीना और तरबूज खाने के बाद आपने लस्सी नहीं पीनी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, लस्सी के हवाले से एक और बात मैं आपको बता दूं, वो मिथ से हट किया है बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर लोग गर्मियों में ख़ास तौर पे लस्सी पी के उनको नींद आ जाती है। आपने नोट किया कि नहीं? या सो जाते हैं लोग। मुझे तो हंसी आती है बहुत ज़्यादा उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको। मैं तो यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा, याद है, मैं लस्सी पीती नहीं थी। यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा ग्रुप ऐसे ही नाश्ता करने गया, तो हमने कहा चलो नाश्ता हैवी किया, अब लस्सी के बड़े बड़े ग्लास, वो स्टील के ग्लास आ गए, हम लोगों ने पिए। हम 5 थे और हम पांचों आके ऐसे हंस रहे थे जैसे पता नहीं हमें क्या हो गया। तो माइंड सेट बन गया कि लस्सी के बाद मुझे हंसी बहुत आती है। अच्छा, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। देखिए, दही के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ठीक है। और ट्रिप्टोफैन जो है ये हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है। और मेलाटोनिन जो है ना, ये हमारे नींद का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसलिए जो लोग लस्सी पीते हैं और उनको नींद आती है, उसकी वजह ये होती है कि उनका मेलाटोनिन लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से उनको नींद आती है। और आपके सवाल का जवाब ये है कि जो ट्रिप्टोफैन है ये हमारे ब्रेन का एक खुशी का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सेरोटोनिन, उसका भी प्रीकर्सर है। अच्छा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लस्सी पीने के बाद, ख़ास तौर पे मीठी लस्सी पीने के बाद, मीठी पी थी बिल्कुल, मीठा आप लेंगे तो डोपामीन भी आपका बढ़ेगा, बिल्कुल, वो भी आपको खुश करेगा, और सेरोटोनिन का भी प्रीकर्सर है। तो दैट इज़ द रीज़न के लस्सी पीने के बाद नींद भी आती है और हंसी भी आती है और खुशी भी होती है, और खुशी में आप हंसे। यानी अगर किसी ने खुश होना हो तो वो लस्सी लाजमी पी सकता है। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा चीनी ना खिलाएं, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। आई थिंक हाँ, पार्टली दिस इज़ ट्रू, और ट्रू इन द सेंस के जो चीनी है, और ख़ास तौर पे ये जो बिल्कुल हमारे कैंडीज़ एंड हर वक्त बच्चे, और ये जंक फूड है, जंक फूड इज़ ऑल दैट्स लाइक मोर देन 90% चीनी हुई ना, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, और ड्रिंक्स हो गए, फिज़ी ड्रिंक्स हो गए, ये पीने से भी आप हाइपर होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वो बच्चे जो ADHD के बच्चे होते हैं या जो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, हम इसी तरह जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनको तो खैर सख्ती से हमने मना किया होता है कि इन बच्चों को मीठा नहीं देना। आपने मीठा दिया और वो साथ में हाइपर हो गए। अच्छा, फिर आम बच्चों की तरफ आप आ जाएं। आम बच्चों को भी अगर आप मीठा देंगे तो 3 जो इश्यूज़ है, मोटापा आएगा उनके अंदर, हाइपर एक्टिविटी आएगी उनके अंदर, एंड देन अगेन यू सी इट्स नॉट गुड फॉर योर टीथ, केरी, स्पाइन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए बच्चों को मेरा ख्याल है मीठा उससे बेहतर है कि बच्चों को प्रोटीन डाइट बेहतर दें, कार्बोहाइड्रेट्स दें उनको। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो फिर उनको बर्न करना भी सिखाएं। मतलब मुझे याद है, अभी पिछले दिनों एक पेशेंट आया मेरे पास, बच्चा था, तो उसे मैंने कहा कि बेटा बहुत वेट आपका ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि भाई ये जो है रात को जब तक शौरमा ना खाए इसे नींद नहीं आती। तो मैं कहा अच्छा चलो, अब मैं मना करूँगा तो मैंने कहा दुआएं भी देगा, तो मैंने कहा इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करवाओ, लेकिन एक काम करो कि तुमने हर रोज़ 1 घंटा फुटबॉल खेलना है। मैंने पहले पूछा कौन सी गेम अच्छी लगती है, क्रिकेट या फुटबॉल? ही सेड फुटबॉल। सो आई सेड यू प्ले फुटबॉल एटलीस्ट 1 आवर। तो वो 2 माह की फॉलो अप के लिए जब मेरे पास आया तो मुझे लगा और मोटा हुआ है।
तो मैंने उसकी अम्मी से पूछा, तो मैंने कहा तुम्हें तो मैंने कहा था कि फुटबॉल खेलो। 2 शॉर में खाता था। नहीं, कहता सर मैं खेलता हूँ, मैं 1 घंटा नहीं, मैं 2 घंटे खेलता हूँ। मैं कहा कौन से ग्राउंड में जाती हो? कहता नहीं, मैं तो नेट के ऊपर खेलता हूँ। ओह! तो हमारे यहाँ ओह! फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। खत्म हो गई हैं, देयर आर नो बिल्कुल। ग्राउंड्स। हमारे घरों के पैटर्न देख लें, पुराने ज़माने के घरों में बरामदा हुआ करता था, सहन हुआ करता था, भले जैसा भी घर हुआ जैसा करता भी था। था, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। इट्स ऑल कवर्ड। वो आपको 2 कनाल से बड़ा ही घर हो ना, या 2 कनाल का कम से कम हो, तो आपको उसके अंदर लॉन मिलता है, ऐसा ही है, वरना आपको बिल्कुल लॉन नहीं ऐसे, मिलता। बिल्कुल ऐसे। एंड अच्छा, आप वो इलाके जो थोड़े रश वाली जगह हैं, वहाँ पे वैसे ही आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जो हमारे पार्क्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको चलना पड़ता है या गाड़ी में बिल्कुल, या जाना पड़ता है। कन्वेंस हो आपके पास या फिर आप चल के हाँ, जाओ, बिल्कुल ठीक है। यानी ये मिथ नहीं है कि बच्चों को मीठा देने से वाक़ई वो हाइपर होते हैं, तो ये मिथ में नहीं आता है। चलिए मुझे आप ये बताएँ कि जिन लोगों को फ़ालिज हो जाता है ना, उनको भी कहा जाता है कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड का फ़ालिज है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल, लेफ़्ट साइड पे आपका दिल भी होता है। तो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या वाक़ईतन ऐसा है कि लेफ़्ट साइड का फ़ालिज बहुत ख़तरनाक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, फ़ालिज जो है ना, उसका ख़तरनाक होना या कम या ज़्यादा ख़तरनाक होना, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का एरिया कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जो लेफ़्ट साइड होती है हमारी, जिनको लेफ़्ट साइड का फ़ालिज होता है, ये आम तासुर है कि हार्ट लेफ़्ट साइड पे होता है। हार्ट का कोई ताल्लुक नहीं है फ़ालिज से। अच्छा। हार्ट का तो ये ताल्लुक है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई कम गई या कोई यहाँ से एम्बुलेंस चला गया। लेकिन मेरे ख्याल में राइट साइड का फ़ालिज ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो हमारा स्पीच एरिया है, आपने देखा होगा जिनको राइट साइड का फ़ालिज होता वो है, बोलना नहीं, आमतौर पे बोलना भी बंद हो जाता बंद है। हो जाता है, तो बिल्कुल। उस हवाले से देखा जाए तो राइट साइड का फ़ालिज। दूसरा, राइट हैंड, आप राइट हैंडेड होते हैं तो बिल्कुल। ज़्यादा काम राइट हैंड से करते हैं। मुँह भी टेढ़ा हो जाता है मुंह जब भी आपको, टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल। हो सकता है, वो डिपेंड करता है लेवल का। तो ये मिथ के लेफ़्ट साइड का ज़्यादा ख़तरनाक है, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। बल्कि राइट साइड का ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ मच डैमेज हैज़ अकर्ड, क्योंकि फ़ालिज या खून की नाली बंद होने से होता है या खून की नाली के फट जाने से होता है, यानी हेमरेज हेमरेज या हो जाता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक, बिल्कुल। सो इट रियली डिपेंड्स। जैसे अभी हमने बात की ना कि मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, मेरे फादर को राइट साइड पे हो गया था फ़ालिज, और ठीक है। वो स्पीच इफेक्ट हुई थी। स्पीच भी इफेक्ट हो गई थी और उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था, तो लकवा बोलते हैं इसको। हाँ, तो लकवा जब होता है ना, तो हमने सुना था कि जंगली कबूतर खिलाओ जी, लकवा सही हो जाता है। तो हम तब तो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, जंगली कबूतर अब बाबा खाएंगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बताइए, ये क्या मिथ है कि ये रियलिटी है, ये क्या बहुत चीज़ है? बहुत बड़ी मिथ है। और मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि जिनको, जैसे आप अपने अब्बू का जिक्र कर रही हैं, जिनको राइट साइड का फ़ालिज हो, उसमें अगर मुंह टेढ़ा हो तो इसको लकवा नहीं कहते। ये लकवा है ही नहीं। लकवा जो होता है ना, बुनियादी तौर पे जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं मेडिकली, ये एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो 7वीं नर्व होती है, 7th नर्व, ये कान के अंदर से जब गुजर के चेहरे पे आ रही होती है, तो वो स्वेल होती है या उस पर कंप्रेशन आती है। अच्छा। और ये इसमें फिर आँख और चेहरा एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। आम आदमी जो देखने वाला है वो समझता है कि जो टेढ़ा हिस्सा है, ये हिस्सा है कि जहाँ पे पालसी हुई है। हालांकि वो जो सही हमें लग रहा होता है, वो पैरालाइज हुआ होता है। अच्छा, अगर फेस आपका यहाँ से टेढ़ा होगा तो ये, पैरालाइज, हाँ, ये वाली अगर चीज देखें ना, है, अगर आपका चेहरा यूं हो गया ऐसे हो तो गया। इसका मतलब है ये हिस्सा जो आपका सही है, ये हिस्सा आपका खराब हुआ है। हम उलट ओह, समझ रहे होते हैं। ऐसा ही है, आम इंसान को ये नहीं पता। हाँ, उसकी वजह ये है कि देखिए ना, हमारा जो चेहरा है ना, इसको अगर मिसाल के तौर पे चंद मसल्स यहाँ खींच रहे हैं और चंद यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ खींचने वाले अगर पैरालाइज हो गए हैं तो, और ये नहीं हुए, तो ये ज़्यादा खींच लेंगे इसको। सो दिस इज़ राइट। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लकवा जो है, ये आप इलाज कराएं या ना कराएं, ये आम तौर पे 3 से 6 हफ्तों के दरमियान खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा। हाँ,
इसका इतना ही टाइम स्पैन इतना ही टाइम स्पैन है। ये बाज़ औक़ात 6 हफ्ते की जगह 8 हफ्ते हो सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है, जो डायबिटिक्स होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जो यंग होते हैं तो ये लकवा हो क्यों जाता है? ये बीपी वगैरह की नहीं वजह नहीं से होता है? बिल्कुल भी नहीं। लकवा ठीक जो है। होता है ये आम तौर पे हिस्ट्री होती है कि आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ, आपका गला ख़राब हुआ, कान के अंदर आपको दर्द हुई, कान में कोई तकलीफ़ हुई, तो वो जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है वो कान के अंदर एक फेशियल कैनाल होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, जिससे जो नर्व गुजर रही होती है वो दबती है और वो यहाँ से निकल के यूँ 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो जब वो हिस्सा काम नहीं करता तो चेहरा इस तरफ चला जाता है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रेन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद कोई ब्रेन डैमेज हुआ या खून की नाली पड़ गई, ऐसा नहीं है। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये भी याद रखें, बिकॉज वी ट्राई टू टेल आवर पेशेंट्स कि जब लकवा हो तो पहले दिन दूसरे दिन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को चाहिए कि आपको बताए कि ये हो सकता है अगले 4-5 दिन और बढ़ेगा। अच्छा, यानी ये बढ़ता भी है, मतलब ये जैसे हुआ उसके बाद हाँ आपका वो 6-7 दिन 5 दिन ये बढ़ता है। मतलब जिस दिन हुआ कुछ घंटों के बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, 5-6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डिपेंड करता है। बढ़ने के बाद फिर ये स्टेबल हो जाता है, फिर स्टेबल होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अब ये मिथ क्यों बनी कबूतर की? ये कबूतर क्या करता है हाँ, अंदर जाके? कबूतर क्या करता है? ये मिथ ये बनी है कि जब किसी को लकवा होता है तो लोग पूछने आते हैं, फिर तरह तरह के मशवरे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उनमें से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये जंगली कबूतर खाने से, वो फिर ना जंगली कबूतर मारने के लिए घरों से निकल जाते हैं, मतलब मोहब्बत में ही। और जब वो 2-3-4-6-10 दिन के बाद कोई कबूतर लेके आते हैं 2-3 और पेशेंट को खिलाते हैं तो तब तक 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके होते हैं। तो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। वो असल में खुद ठीक हो रहा होता है, खुद ही ठीक हो रहा होता है, क्रेडिट गोज टू जंगली कबूतर। कबूतर। तो लोग समझते हैं कि जी जंगली कबूतर, हालांकि बातों का जंगली कबूतर खाने से नुकसान हो सकता है आपको, बिकॉज जो जंगली परिंदे होते हैं उनके अंदर वायरसेस या बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। ऐसा ही है। तो इसके अंदर द बेस्ट थिंग इज़ आप टाइम लिमिट ध्यान में रखें कि इट विल टेक अबाउट 3 to 6 weeks और मोर, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आप दवाई खाएं और साथ में फिजियोथेरेपी करवाएं या एक्सरसाइजेज पूछ के घर पे करें, जिनमें गुब्बारा फुलाने वाली एक्सरसाइज होती है, मुंह चढ़ाने वाली एक्सरसाइज होती है, आंखें बंद करने वाली एक्सरसाइज होती है। चूँकि इन मरीज़ों की आंखें पूरी चिपकती नहीं है तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप चश्मा पहन के रखें ताकि हवा ना लगे डायरेक्टली आपको, वरना रेडनेस आ सकती है। और दिस इज हाउ यू नो एंड दे गेट बेटर। बिल्कुल ठीक है। अपनी अगली मिथ की तरफ चलते हैं। वो है जी मिर्गी, खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाए तो वो ऑब्वियसली बंदा लेट जाता है, उसके फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो आसपास के स्पेशली देहातों में ऐसा होता है कि आसपास के लोग कहना शुरू, जिसको जूता सूंघाओ जूता सूंघाओ ठीक हो जाए। तो इसमें क्या लॉजिक आप है? देहातों की बात कर रहे हो, मैं आपको बताऊं म्यो हॉस्पिटल में आई रिमेंबर कि एक दफ़ा हमारा वहाँ पे AVH एल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। सो एक दफ़ा मैं वहाँ पे अपना एक पेशेंट देखने के लिए गया, तो जो साथ वाला कमरा था उसमें मैंने देखा कि एक शख्स नीचे लेटा हुआ है और 2-3 लोग जूतियाँ लेके खड़े हुए हैं। आई थॉट दे आर गोइंग टू, या उसको मारने के लिए आए हुए थे। तो आई जस्ट, नर्स भी मेरे साथ थी, तो जस्ट वॉकड इन, तो वो उनका नहीं जी मिर्गी दा दौरा पे है, तो जुत्ती सुंघाने लगे, बारी बारी जुत्ती सुंघा रहे हैं। तो अब वो क्या है, मिर्गी का जो दौरा होता है ना, ये एक किस्म की आप यूँ समझ लें कि जो मरीज़ है जब उसको दौरा पड़ता है तो उसको टॉनिक क्लॉनिक फिट्स पड़ते हैं या अकड़ जाता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है, सांस लेता है। और जिसने कभी मिर्गी का दौरा नहीं देखा उसको लगता है कि ये मर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, अंडरस्टैंड। और वो बहुत ही अजीब सी कंडीशन होती है, सो पीपल गेट स्केयर्ड। अब मिर्गी का जो दौरा है ना, इसकी ड्यूरेशन भी 2 मिनट या 3 मिनट या मैक्सिमम 4-5-6 मिनट होती है। बहुत कम मिर्गी के दौरे हैं जिनकी लंबा पीरियड होता है। तो अब वो जब मिर्गी का किसी को दौरा पड़ा तो पहले 1-2 मिनट तो सब ने हाय हुए कर लिया कि भाई ये की हो गया,
अच्छा जी इन्हें संभालो, और उसके बाद क्या करते हैं कि अब कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पांव डॉक्टर रब को करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर इतना जल्दी कहाँ पे आएगा, बिल्कुल। तो इतनी देर में ना ये टोटका बना हुआ है कि नहीं जूती सूंघाओ, तो वो जूती ला के उसको सूंघाते हैं। अब वो जितनी देर में जूती ढूंढते हैं, लाते हैं, 2-3 मुंह मिनट पे का टाइम रखते हैं, स्पेंड टाइम खत्म। गुजर चुका होता है, बिल्कुल। मरीज ठीक हो जाता है, एंड देन अगेन जिस तरह कबूतर को क्रेडिट जाता है इस तरह इसी तरह जूते को क्रेडिट गोज टू जूती। जूता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जूती सुंघाना इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा। हाँ, इसलिए कि आप अगर ज़्यादा करीब रखेंगे, एक तो उसके जरासीम जा सकते हैं, नंबर 2 उसका एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और नंबर 3 जो मरीज़ होता है ना, जब भी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी को मिर्गी का दौरा पड़े, तो 2-3 काम करने चाहिए। एक तो मरीज़ को साइड पे लिटा देना चाहिए, क्योंकि बाज़ की ज़ुबान कट जाती है, बाज़ को उल्टी भी आ सकती है। अगर वो साइड पे होगा तो जो उसका ब्लड है वो बाहर निकल आएगा, वरना सांस की नाली में जा सकता है। उल्टी आ जाए तो वो भी सांस की नाली में जा सकती है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो साइड पे लिटा दें। अगर कोई टाई वाई पहनी हुई है या कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उनको ढीला कर दें, और फिर जब वो कुछ बेहतर हो जाए तो कभी भी पानी ना पिलाएं उसको। और हम तो फौरन से हाँ, उठा के हम कहते हैं फौरी पानी तौर पिला पे दो पानी भाई, पिलाते हैं। जरा सा होश में आते इसको हाँ, पानी हाँ, पिलाओ, पानी पिलाओ। क्योंकि पानी जो है ना, ये पानी पिलाना जो फौरी तौर पे उसका फ़ायदा कोई नहीं है, बट वो जो पानी है वो पेशेंट ज़्यादा होश में भी नहीं होता उस वक्त, अगर उस वक्त उसको कोई वॉमिटिंग या कोई इस किस्म की चीज़ आ जाए, या वो अगर पानी पिए तो हो सकता है इफ़ ही इज़ नॉट फुल्ली कॉन्शियस दैट कैन गो टू हिज लंग्स, सो इट कैन बी डेंजरस। सर इसी से मुझे एक और मिथ याद आ गई है कि कुछ लोगों को ना खराटों की बहुत आदत होती है। वो सोते हैं तो वो ऐसे लगता है कोई ग्राइंडर ही चल गए, इतने ऊंची ऊंची खराटे हो रहे होते हैं, म्यूजिकल ग्राइंडर चल गया है, ठीक है, वो इतने खराटे होते हैं। तो ऐसी अब घर में भी एक दफ़ा मैंने मिसाल देखी कि मेरे एक हैं जानने वाले, वो बहुत खराटे लेते हैं, तो अब सब उस कमरे में सोना पसंद नहीं करते कि भाई नींद नहीं आती, तो क्या किया उनके कमरे के बाहर सबने जूते उल्टे करके रखना स्टार्ट कर दिए। जूते उल्टे करके उसके कमरे के बाहर रख दो, उसके पास रख दो, उसके खराटे बंद हो जाएंगे। तो ये क्या सीन है, ये जूते उल्टे करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? आई डोंट नो, लेकिन एक बात जो मैंने देखी है वो मिथ नहीं है और वो रियलिटी है। हॉस्टलों के अंदर हमने देखा था कि एक कमरे में डोमेट्रीज होती थी, तो 2-2, 3-3, 4-4 लड़के सोया करते थे। तो वहाँ हमने देखा था कि कोई लड़का जब ज़्यादा खराटे ले तो उसको जूता मारा करते थे हम, तो उसके खराटे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा। ये हकीकत है। अब ये कभी आजमा के आप देखिएगा, कोई खराटे ले रहा हो ना तो आप ज़ोर से या उसको हिला दीजिएगा, ऐसा होता है, और या ज़ोर से उसको आवाज़ दीजिएगा। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, लाइट स्लीप एंड डीप स्लीप। तो जब लोग खराटे ले रहे होते हैं ना, सो दे गो आउट ऑफ वन फेज टू अनदर फेज जब आप उनको हिलाते हैं। लेकिन ये जो मिथ है कि आप जूते उल्टे करके उनके रख दें, कमरे के बाहर, एक घर में अगर 20 लोग हैं तो 20 के जूतियां उल्टी पड़ी I है think उनके that's कमरे के बाहर, वो कितना हाँ। अजीब है। हमारे यहाँ बहुत सी जो इस किस्म की मिथ्स है ना, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाए ना तो ज़्यादातर आपको हमारे इंडियन कल्चर से मिलती हैं। क्योंकि इंडियन कल्चर जो है उसके अंदर जो है ना तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा है। इंडियन कल्चर जो है हमारा, उसके अंदर आप देख लें इस किस्म की और बहुत सी उनका तरीका है, जो मन्नतें मानने का तरीका, भजन गाने का तरीका, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडियन से वो हमारे यहाँ आई हैं, बिकॉज बेसिकली तो कल्चर शुरू में एक ही था ना। बिल्कुल तो वहाँ ऐसा, से आई बिल्कुल है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। दंदल पड़ जाए तो कहते हैं मुंह में चम्मच रख दो। हाँ, अच्छा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दंदल का भी मतलब है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मिर्गी तो हम नहीं कहेंगे, बट कंडीशन ऐसी हो जाती है। अब आप जब मुंह में चम्मच डालने की कोशिश करते हैं और दंदल उसकी स्ट्रॉन्ग हो तो इट कैन ब्रेक द टीथ। दंदल में क्या होता है, दांत आपके बचते हैं कि या बंद हो बचते जाते हैं हैं? या बंद हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आमतौर पे लोगों के अंदर जब भी ऐसा हो, और अगर वो बहुत सख्ती से दांत बंद करेंगे, बजेंगे, तो इट कैन ब्रेक। एंड देन अगेन वही चीज़ है कि अगर आपका खून निकल आता है और वो खून आपके
लंग्स में चला जाता है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही लंग्स में उसकी जाती है। तो दंदल अगर और मुंह में चम्मच का मतलब आप स्टील उसके मुंह में रख रहे मुंह में हो डाल तो रहे हैं, यू आर पुटिंग अ स्टील एंड यू सी यू आर इनवाइटिंग द टीथ कि उसको दबाएं और ब्रेक हो। मोटापे को कम करने के लिए बहुत सारे कहवे पी लो, आप चिया सीड्स पी लो, आप मोरिंगा पी लो, आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो ये भी क्या मिथ है कि कोई रियलिटी है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है मोटापे को कम करने की। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने हमारे जैसे चाइनीज़ टी पी ली तो आप पतले होंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो पीने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि जब आप पतला होने की नीयत से कावा पीते हैं तो फिर आप और चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं कि भाई आपको पता होता है कि मैंने पतला होना है तो मैं ये कावा पी रहा हूँ, फिर आप मीठी चीज़ों को परहेज़ करते हैं। तो इस तरह जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं तो आप के अंदर मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये बात सही है। लेकिन जस्ट बीइंग अ डॉक्टर मैं ओवरऑल आपको ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना मोटापा कम करने का, वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि वर्जिश करें तो आप पतले हो जाएंगे, एक है कि डाइटिंग करें तो आप पतले हो जाएंगे, और तीसरा जिस तरह आपने कहा कावा, ये कोई ऐसी चीज़ है। अब मैं आपको हल्का हल्का सा इनके बारे में बताता हूँ। देखिए, वर्जिश से मोटापा ज़्यादा कम नहीं होता, मे बी 20-30% फ़र्क पड़ता होगा। ठीक है। वर्जिश से तब फ़ायदा होता है कि कम से कम 20-25 मिनट आप एक्सटेन्युअस एक्सरसाइज करें। यानी अगर आप एथलीट हैं तो आप भागें, आपको पसीने आए, आपका हार्ट रेट जो है वो 130-40 तक चला जाए, तो 20-25 मिनट के बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्टोर है ये ख़त्म होगा, डिप्लीट होगा, और फिर आपकी फ़ैट बर्न होगी, और फिर आपका जो चर्बी पिघलना शुरू होगी तो वो कम होगी, तो मोटापा कम होना शुरू होगा। लेकिन आप सोचिए हमें से कितने हैं कि जो 20-25 मिनट एक्सटेन्युअस एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग तो पार्क में चले गए, एक राउंड लगा लिया, हल्के हल्के खरामा चहलकदमी करते हैं। तो चहलकदमी से आपको एक अच्छी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन निकलती हैं, सिक्रीट होती हैं। आई मीन दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन वेट कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ये नहीं, वेट कम करने के लिए अगर एक्सरसाइज करनी है तो फिर जिम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर आप कम से कम 40 मिनट्स तक एक्सटेन्युअस एक्सरसाइज करें, शेप दें बॉडी को, बर्न करें। अब डाइट की तरफ आ जाते हैं। अब डाइट में मैंने देखा है कि जो मोटापा होता है ना, ये होता ही हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा चावल मोटा करते हैं, और गंदम मोटा करती है, अनाज मोटा करती है, और बेकरी मोटा करती है। यानी एक जो समोसा है हमारा, इसके अंदर अबाउट 400 कैलोरीज होती हैं, और एक सेब जो है दरमियाने साइज़ का, उसके अंदर 50 कैलोरीज होती हैं। अब आप सोच लें, आप 8 सेब खा लें तो आप इतने मोटे नहीं होंगे, एक समोसा खा लें तो मोटे। तो यू गोट टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पतले हों तो 3 काम करें। पहला काम तो ये करें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ अर्से के लिए निकाल दें या कम कर दें। चावल बिल्कुल बंद कर दें, बेकरी बिल्कुल बंद कर दें, और जो आपका आटा है अगर उसमें जौ का आटा मिला लें, ग्रेन्स का मल्टीग्रेन मिलता है वो, या वैसे ही उसको बहुत कम कर लें। प्रोटीन इनटेक आप बढ़ा दें, फाइबर बढ़ा दें, सैलड बढ़ा दें, फ्रूट बढ़ा दें। तो एक तो इसका तरीका आ गया। दूसरा मैंने देखा है जो औरतों में मोटापे की एक वजह ये है कि बच्चे को पराठा खिला रही हैं, अब उसने थोड़ा सा पराठा खा लिया, अंडा बाकी बचा दिया, वो मैंने खा लिया। हाँ, अब वो उसने कहा अल्लाह की चीज़ ज़ाया जाएगी, बजाय फेंकने के उन्होंने उठा के मुंह में डाल लिया। सो दिस इज़ कंपल्सिव ईटिंग। तो वो जितनी आपने मेहनत करके अपने आप को पतला रखने की कोशिश की होती है, वो दोबारा वो चंद एक वो खाने से आप हो जाते हो। तो ये दूसरी। और तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है, दैट इज़ हमने एक दफ़ा बात की थी विजुअलाइजेशन की। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल तो आई ऑलवेज टेल गर्ल्स यू नो कि विजुअलाइज किया करें। आप देखिए, अच्छी खासी 30-32 साल उम्र की लड़की अगर बहुत मोटी हो जाती है तो अच्छा खासा बारिश आदमी भी उसे कहेगा आंटी ज़रा इधर हो। बिल्कुल ऐसा है। और वो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है। तो आई टेल गर्ल्स यू नो, मैं आई यूज्ड टू टेल माय डॉटर्स आल्सो, लेकिन
उनको तो बड़ा सख्ती से मैंने उनका कंट्रोल है वेट, बट आई टेल ऑल अदर गर्ल्स, यू नो, दे ऑल माय डॉटर्स, कि बेटा आपको ये भी देखो कि आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको अपनी उम्र जितना लगना चाहिए, तो आप खौफ करो मोटापे से। आई मीन दिस इज़ हाउ, यू नो, अमेरिका और बाकी मुल्कों के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट प्ले दिस रोल टू, जब काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो लड़कियों को अपनी जो कॉस्मेटिक लुक्स है उसके लिए भी अपने जहन पे दबाव डालना चाहिए, दैट दे हैव टू लुक गुड एंड दे वुड ओनली लुक गुड, यू नो, व्हेन दे आर नॉट ओवरवेट। बिल्कुल ये ऐसा। जब खौफ होगा, ये विजुअलाइजेशन होगी, तो वैसे भी एहतियात बरतेंगी। बिल्कुल ठीक है। लड़कियों की बात की है तो लड़कियों पे ही हम एंड करते हैं। लड़कियां जो है ना काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं। कोई ऐसे टीवी में भी सीन देख लेती हैं कोई ज़्यादा रोने धोने वाला तो रोती तो हैं, कुछ ओवर सेंसिटिव जो होती हैं वो बेचारी बेहोश भी हो जाती हैं। कोई ऐसा सदमा अगर उन पे आ गया है, कोई डेथ सीन सुन लिया या कुछ भी, तब भी वो जो है ना फेंट हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जल्दी से उसके मुंह पे पानी फेंका जाता है, उसको फिर उठा के पानी पिलाया जाता है। अगर वो ज़्यादा बेहोश हो तो उसके दांतों के दरमियान में उंगली दी जाती है कि ये किसी हाँ तरह हाँ उठे। हाँ। तो ये बताएं, क्या ये बिल्कुल वे ठीक है कि आप उसके ऊपर पानी फेंकते हो या उसको इस तरह उठाते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कैफियत आप कह रही है ना, ये आम तौर पे हमने देखा है, इसको वेज़ो वेगल शॉक कहते हैं। ठीक है। अगर लड़की ने, किसी बच्ची ने कोई ब्लड देख लिया या कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई बुरी खबर सुन ली या कोई बुरा सीन देख लिया, तो एकदम उसका वेज़ो वेगल एक्शन होगा और वो बेहोश हो जाएगी। अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक उसके साथ अच्छाई हो रही होती है। अच्छा। हाँ, अच्छाई इस तरह हो रही होती है कि उसको ज़्यादा सदमा ना पहुँचे, इससे पहले वो बेहोश हो जाए, ताकि वो पूरा सीन देख ही ना सके। तो ये एक इसका एंगल। अच्छा, फिर जब वो लेट जाती है, ज़ाहिर है बेहोश होगी तो वो लेटेगी, लेटेगी तो उसका जो ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ है, तो ब्लड प्रेशर जब आदमी लेट जाता है तो ब्रेन को ब्लड पूरा जाता है। आप खड़े होते हैं और अगर कोई बेहोश हो के आप उसको बिठाई रखेंगे, दैट इज़ मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो बेहोश हो और आप उसको लिटा दें। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं, अगर कोई ऐसी सूरत हो तो पाँव को ऊंचा करना चाहिए, हेड्स को नहीं ऊंचा करना, पाँव को बिठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने कहा। बिठा के पानी पिलाया जाता है कि आप हाँ, जल्दी से बैठो, तो पानी ये भी पियो, नहीं पानी करना। पिला। बाकी रह गया, कुछ लोग हाथ पैर मलते हैं, रबते वेल हैं। दे कैन डू इट, उसमें कोई इशू नहीं है। पाँव पानी के छट्टे मुंह पे वो डालते थे, वो तो एक्चुअली उसको जगाने के लिए कर रहे होते हैं। आई मीन उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन देन अगेन पानी फ़ौरन नहीं पिलाना चाहिए, फ़ौरन पानी नहीं पिलाना चाहिए। वो हमेशा से हम कहते हैं कि जब भी कोई सेमी कॉन्शियस कंडीशन में हो और एकदम वो जाग गया हो, तो थोड़ा सा वक्फा दे के फिर आप उसको पानी पिलाएं। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वीज़ोवेगल जो आपका नर्वस जी ब्रेकडाउन बिल्कुल होता है और वो बिल्कुल। इस तरह लेट जाती है, बेहोश होती है, तो उस टाइम पे थोड़ी देर उसको रहने देना चाहिए वैसे, कि उसे उठाने की कोशिश करनी चाहिए? आई थिंक ये होता ही टाइमली है, तो अगर 2-3 मिनट तक वो है, आपने उसको थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश की, 1-2 आवाज़ें देने की कोशिश की, तो डिपेंडिंग ऑन कि उसके कितना की रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली, यू नो, आफ्टर 3-4 मिनट्स शी विल गेट अप। ठीक तो है। ज़बरदस्ती उसको उठाना, ज़बरदस्ती उसको बिठाना, आई मीन दैट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक और कंडीशन होती है, वो भी यही है, विज़ोवेगल, ये सिनकपी उसे कहते हैं, ठीक है। कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम नीचे गिर गया। हुँ। और ये ज़्यादातर मेल्स में हम, आर्मी में हम देखते हैं। मैं जब आर्मी कॉलेज में था, तो वहाँ पे जब हम परेड करने के लिए खड़े होते थे, तो कई आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता था। तो कई लड़के जो थे ना, वो क्लैप्स, यूनिफॉर्म पहनी होती थी और एकदम गिर जाया करते थे। वो भी विज़ोवेगल हुआ करता था कि आपका ब्लड प्रेशर कम होता था और उसके बाद आप बेहोश हो जाया करते थे। तो अगर कोई बहुत देर खड़ा रहा और उसके बाद बेहोश हो जाता है, तो उसे आप कतई बिल्कुल पूरा टाइम दें उसको, ठीक है। क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर के सेटल होने में टाइम लगना है। तो इसलिए आई थिंक ये सारी वो चीज़ें हैं जो विज़ोवेगल होती हैं, और उन्हें रिलैक्स करें
इजी रहना हाँ, चाहिए। इजी लेना चाहिए। तो ये क्या बार बार भी हो सकता है? जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे याद आया कि मेरी कज़न थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो वो डेड बॉडी वाला सारा सीन था, घर में सारे रोद हो रहे थे। तो वो क्या हो रहा था उनके साथ कि वो ठीक बैठी होती थी, रो रही होती थी, रोते रोते बेहोश हो जाती थी। सब उनको उठाते थे, पानी पिलाते थे, फिर वो थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठती थी, फिर से बेहोश हो जाती थी। और ये पूरा मतलब 3-4 घंटे जितनी देर तक डेड बॉडी वहाँ पे थी, उनके साथ यही सीन चल रहा था कि वो बार बार उठ रही हैं, ऑब्वियसली मदर थी उनकी, और बार बार बेहोश हो रही हैं। आई थिंक इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मतलब दिस इज़ नॉर्मल फिनोमेना डिपेंडिंग। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत काम डाउन होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। कुछ लोग तन्हाई में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, रोते हैं। तो बट दिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना। ठीक है, यानी ये बार बार भी विज़ोवेगल हो सकता सकता है। ये बिल्कुल। वो उनको वही प्रोसेस हो रहा था, तो वो उस टाइम पे ऑब्वियसली वो अवेयरनेस नहीं थी हमें। जी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मिथ्स डिस्कस किए। आई होप कि हमारी ऑडियंस इससे सीखे, तो जंगली कबूतर और जूतों के पीछे ना आ जाए, मेडिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हमारा पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हम अपनी आवाम के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेडिकल अवेयरनेस इतनी स्प्रेड करें कि उन्हें समझ में आए कि बॉडी के अंदर चेंज क्या है और उस चेंज को हमने मेडिकली किस तरह ठीक करना है। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा आपको बुलाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको आपके घर में होने वाली सारी बातों के पीछे की हकीकत समझ आ गई होगी। जो हम दवाइयाँ देते हैं या जो हम घर में इलाज करते हैं, उसके पीछे की क्या लॉजिक्स है ये भी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।